नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कोरोना संकट के बीच लगातार तरह तरह की बहसें आ रही हैं। एक तरफ संकट है, जिंदगियों पर बन आई है, लोग परेशान हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, हालत इतनी खराब है कि श्मशान घाट तक भर गए हैं और इलाज एम्बुलेंस से लेकर और पार्किंग तक में चल रहा है। चाहे वह डबल इंजन की सरकारें हों या सिंगल इंजन की, हर जगह स्थितियां बुरी हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए डॉक्टर ए के अरुण हैं। डॉक्टर ए के अरुण लगभग 700 कोरोना मरीजों को देख चुके हैं। वह होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, जन स्वास्थ्य चिकित्सक भी हैं और बड़ी बात यह है कि वह कई सारे ऐसे इलाज किए हैं जिनमें से 99% की सफलता भी रही है। लोग मौत के हवाले नहीं हुए। तो हम उनसे और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिसको सेकेंड वेव कहा जा रहा है, इसके लिए विज्ञान, रोग और राजनीति किस हद तक जिम्मेदार है? अगर हम कहें कि राजनीति और स्वास्थ्य का प्रबंधन जो है, वह कितना जिम्मेदार है, क्योंकि एक नागरिक का लेना देना इसी बात से होता है। जी, सेकेंड वेव की बात करने से पहले जंजवार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, आपके परिचित हैं इस सारे लोग, सारे दर्शक। जी हाँ, लेकिन रोजाना नए दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जी। तो एक औपचारिक अभिवादन सबको। हम्म, और जंजवार की तारीफ मैं यहाँ से करूँगा कि जंजवार अभी भी जन सरोकार को जी, भूला नहीं है। और मुझे लगता है कि इसलिए मेरा जंजवार से जुड़ाव है कि बहुत सारी बातें जो लोग जानना चाहते हैं, बल्कि लोगों को पहले से ही जानना चाहिए, जी, वो बातें अब मीडिया दिखा नहीं रहा। तो इसलिए ये सारी बातें हम जंजवार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए भी उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद। जी, आपने दूसरे वेव की बात की, कोरोना वायरस हम्म, संक्रमण के दूसरे वेव की बात की। देखिए, आमतौर पर जितने भी वायरल संक्रमण हैं, खास करके पिछले 300-400 वर्षों में आप देखेंगे, तो जी, उसमें जो वायरस का प्रकोप होता है, अगर वो महामारी के रूप में हो रहा है, तो आपको ये म्यूटेशन या उसके स्ट्रेन बदलने की प्रक्रिया, ये बहुत सामान्य घटना है, खास करके वायरोलॉजी में। जी, वायरस अपने आप को बदलता रहता है, परिष्कृत करता है और मजबूत बनाता है, अगर आप उसको मौका देंगे। जी, और हमने मौका दिया है। इसीलिए 2020 में जो शुरुआती दौर पर जो वायरस आया था पूरी दुनिया में, हम्म, वो वायरस अब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। अगर डब्ल्यूएचओ की स्टडीज़ को आधार मान लें, तो लगभग 6000 से ज़्यादा स्ट्रेन चेंज हो चुका है। तो अगर हम भारतीय 2000 स्ट्रेन भी कहा जा रहा है इसको, जो आया है कुछ हाँ, नहीं, प्रतिशत। देखिए, एक नॉर्मली कल्चर का एक रूल है कि अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपदाएं हैं उनका नामकरण होता है, जी, कटरीना है, सुनामी है, बिल्कुल। हम्म, रीटा है। तो ये सब नामकरण है, और कभी कभी विज्ञान में वही फॉर्मूले अपनाए जाते हैं। तो हम्म, भारत में भारतीय संस्करण, इंग्लैंड में ब्रिटिश संस्करण, ये सब एक सामान्य सी बात है वैज्ञानिकों के द्वारा। हम्म, उसको अलग अलग आपने देखा होगा कि एक जो बग आया था, सुपर बग, हाँ, उसको बिल्कुल। न्यू दिल्ली के नाम पर हम्म, सुपर बग, न्यू दिल्ली सुपर बग नाम दिया कहा गया गया। था। तो ये सब एक वायरोलॉजी का एक अपना तरीका है कि हम, बल्कि उस तरीके में दो तीन बातें हैं। एक तो कि हम उस जगह को अगर बदनाम करना चाहें, तो आप उसको कह दीजिए कि ये भारत का स्ट्रेन है, जी, ये पाकिस्तान का स्ट्रेन है, ये हम्म, ईरान का स्ट्रेन है। हम्म, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसका मतलब कि ये सारा उसके जो दोषी ये हैं। हमला है वही हो। जी, हाँ जी। उसके दोषी ये हैं। हम्म, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना वायरस संक्रमण अब पहले से ज़्यादा मारक हुआ है। हम्म, कोरोना वायरस संक्रमण पहले से ज़्यादा घातक हुआ है, और कोरोना वायरस संक्रमण पहले से ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हुआ है। ये जो उसका बदलाव है, इसको तो पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके लिए निश्चित रूप से समाज और राजनीति, ये दोनों दोषी हैं। राजनीति इसलिए दोषी, मैं राजनीति को इसलिए दोष दे रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि जब पहला वेव था, तो उस समय भी हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव हुए थे, बिल्कुल। और चुनाव में कमोवेश वही स्थिति थी जो इस समय चल रहे चुनाव में है। हम्म, यानी कि सत्ता पक्ष और जो भी राजनीतिक दल हम्म, चुनाव में खड़े हैं, उनको किसी को भी इस बात का की फिक्र नहीं है कि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या होगी। खास करके जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मैं सत्ताधारी मौजूदा पार्टी की। सत्ता पक्ष जी, को देता हूँ, क्योंकि उनकी रैलियों में लोग जुटाए गए हैं,
और बिना किसी गाइडलाइन को फॉलो किए। चुनाव आयोग को मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं कि चुनाव आयोग से बार बार मांग करने के बाद चिकित्सकों ने मांग की है, नागरिकों ने मांग की है, चुनावी दल की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन चिकित्सकों और नागरिकों और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांग को भी दरकिनार करके चुनाव आयोग कोई एक मतलब ठोस कदम नहीं उठा पा रहा व्यवस्था नहीं कर पाया है जिसकी वजह से इस संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। है। तो यह संक्रमण निश्चित रूप से घातक है, पहले से ज्यादा मारक है, और अब पिछले 2-3 महीने जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से ये काफी फैल चुका है। अब आप देखेंगे कि बंगाल का चुनाव जब खत्म होगा तो उसके बाद बंगाल से मौत की खबरें बिल्कुल ऐसे आएंगी जैसे लग रहा है कि हाँ, कुछ आपदा आ गई हो, और ये है भी आपदा। तो जहां जहां, या कुंभ का आप देख लें, महामंडलेश्वर की बिल्कुल। मौत के बावजूद सरकार इस कुंभ को खत्म नहीं कर रही। महामंडलेश्वर के तमाम ऐसे जो साधुओं का संगठन है उसने मांग कर दी है 17 तारीख के बाद इस कुंभ को खत्म कर दिया जाए, बल्कि कई संगठनों ने, कई साधुओं के संगठनों ने 17 तारीख को कुंभ के समाप्ति की घोषणा भी कर दी घोषणा है। की है, लेकिन बिल्कुल। सरकार, हाँ, लेकिन सरकार इसको 30 तारीख तक चलाए रखना चाहती है। तो प्राथमिकताएं इस तरह से खास करके मौजूदा सरकार में तय हुई हैं, जिसमें सेहत का कहीं नामो निशान नहीं है, शिक्षा का कहीं नामो अच्छा निशान डॉक्टर नहीं साहब, है। एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है और जिस भयावहता से दिखाई दे रही है, लगातार अलग-अलग शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ हैं और की भी जा रही हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन 2 दिन का हो गया है। यूपी में अभी योगी सरकार ने कहा कि संडे का लॉकडाउन रहेगा। लोग लगातार एक सवाल करते हैं कि लॉकडाउन से क्या कोरोना रुकेगा? तो एहतियातन ये करती है सरकार, लेकिन उससे कोई लाभ हो रहा है? मतलब पिछला जो साल भर का रिकॉर्ड है उसमें कुछ ऐसा दिखा है जो लाभ कहा जाए? रोग पर रोक लगी हो? देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता अब समझ चुकी है लॉकडाउन बिल्कुल एक गलत परिकल्पना है, खास करके महामारियों के संक्रमण को रोकने के दृष्टि जी। से अगर हम बात करते हैं। हुँ, लॉकडाउन का महामारी संक्रमण को रोकने से कोई सीधा संबंध नहीं है। हुँ, थोड़ा बहुत शासन को, प्रशासन को सुविधा हो जाती है कि नागरिक मूवमेंट कम होता है या सब हुँ, लोग घर में होते हैं तो वो अपनी काम कर पाते हैं। हुँ। लेकिन देखा गया है कि पिछले वर्ष जो लंबा लॉकडाउन हिंदुस्तान में रहा है, झेला है, बिल्कुल। उसका प्रशासन ने दुरुपयोग किया है, खास करके जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने के कई हुँ, घटनाएं आई हैं। कई जगह तो हाई कोर्ट ने बहुत लताड़ भी लगाई है सरकार को। हुँ, कई ऐसे नागरिक संगठनों के आरोप हैं कि उनको परेशान किया गया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। हुँ, आपको याद होगा कि तबलीगी जमात को बिल्कुल। बदनाम कर दिया गया था सरकार के तौर पर, और आजकल लगभग, लोग पूछ रहे हैं कि ये जो नए तब्लीगी हैं कुंभ में जिनकी वजह से कोरोना विस्फोट और हाँ, किरोना बम वो फूट रहा वो है, उस पर वो सरकार क्यों तबलीगी चुप है? वो जी, तबलीगी टोपी वाले थे, ये तबलीगी लंगोटी वाले हैं। लंगोटी और वाले। उन तबलीगियों की संख्या और इनकी संख्या देखें तो ज़मीन 100 आसमान गुना का फर्क फ़र्क है। पड़ता है। बिल्कुल, 100 जी, गुना भी जी, कुछ नहीं होता है। एक-एक दिन में हाँ, 9-9 कुछ लाख नहीं लोग होता नहा है। रहे हैं। जी, जी। 9-9 लाख तो लोग नहा रहे हैं। जी। तो ये जो कोरोना है, ये तो उसी हिसाब से इस जमात को प्रभावित भी करेगा। अब ये कोई अच्छी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा, लेकिन पिछली मुझे बार लोग अंदेशा है। अनौपचारिक तौर पर कह रहे थे कि सरकार का बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर या व्यक्तिगत तौर पर लोग अपील कर रहे हैं कि अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार जो है नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते आपको लगता है कि वाक़ई सरकार का बहुत रोल नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इलाज के स्तर पर से लेकर और श्मशान तक की स्थितियाँ जो दिखा रही हैं, वो तो बहुत दारुण है। देखिए, यहाँ पर बहुत साफ तरीके से बात करनी पड़ेगी। हुँ, सरकार बच नहीं सकती जिम्मेवारी हुँ, से। जी, मामला व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं है, मामला जन स्वास्थ्य का है, मामला हुँ, समुदाय के स्वास्थ्य का है, मामला बिल्कुल, पूरे पूरे देश देश, के दुनिया और 31 दुनिया। करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का है। जी, और समुदाय के स्वास्थ्य का मतलब होता है सरकार, समुदाय की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को मैंडेट दिया गया है, सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार को जन स्वास्थ्य के नाम पर काम करने की पूरी छूट दी गई है। उसी के एवज में सरकार लॉकडाउन लगा रही है, उसी के एवज में सरकार सेस लगा रही है, उसी के एवज में पीएम केयर फंड में पैसे लिए गए बिल्कुल, हैं, उसी के बिल्कुल। एवज में तमाम बजट के प्रावधान किए गए हैं। पिछले बजट में आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ के पैकेज की सरकार ने घोषणा की थी। जी, उस 20 लाख करोड़ में वेंटिलेटर आने थे, उस 20 लाख करोड़ में अस्पताल बनने थे, उस 20 लाख करोड़ में तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं करनी थी। आज आप देखें कि व्यक्ति अपने ऑटो रिक्शा पर
ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अस्पताल दर अस्पताल घूम रहा है, उसके पास उसको बेड नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस में। अंततः वो किसी फुटपाथ पर सड़क के किनारे ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ आप अपने रिपोर्टर को दौड़ा दें, आपको दिख जाएंगे सभी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज आपको दिख जाएंगे। ये दारुण स्थिति, यह जो एक चिंताजनक भयावह स्थिति है, यही स्थिति शमशान में देखी जा रही है। शमशान घाट के को शेड से घेरा जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यह सरकार इतनी मतलब दर्दहीन हो गई है कि वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए शेड लगा रही है। उतनी देर में वो चाहते तो एक सामियाना लगाकर अस्थायी अस्पताल बना लेते। तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है, और खास करके उन देश के नागरिकों के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है जहाँ की सरकारें बेपरवाह हैं, जहाँ की सरकारें जवाबदेही से मुकर रही हैं, जहाँ की सरकारें कभी भी सच्चाई जनता के सामने नहीं ला रही है। अब सवाल ये है कि क्या करे आम नागरिक, क्या करे आम नागरिक के सामने बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह रोग जो है एक तकनीकी रोग है। आपको मैं 2-3 जरूरी बातें बताऊं जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को शायद उससे राहत मिल जाएगी। कोरोना का जो यह वेव है, इसमें लंबे समय तक बुखार रह रहा है। बुखार 99 से लेकर 102, 103, 104 तक भी जा सकता है। तो मेरा आग्रह है एक चिकित्सक के नाते, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाते, तमाम उन मरीजों से, उन परिवार के लोगों से कि वो घबराएं नहीं। बुखार से घबरा कर लोग पैरासीटामोल और बहुत तरह की फजूल की भी दवाइयां लेने लग जाते हैं, और उसमें वो परवाह भी नहीं करते कि उनको वो सलाह सही मिल नहीं। तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा वो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए अपने शरीर पर गीले टॉवेल से पोछा लगाते रहें, सर को से ढक के रखें, लोअर एब्डोमेन पर पोछा लगाएं। इससे शरीर का तापक्रम 1 से 2 डिग्री कम हो जाता है। ये बहुत सामान्य सी घटना है, और शरीर के अंदर कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि आपने कोई दवाई नहीं ली। आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण में इस दौर में जो दूसरा फेज है, दूसरा जो वेव है, उसमें हाई टेम्परेचर एक बहुत कॉमन सिम्टम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावे अगर उनमें ऑक्सीजन की कमी है तो उनको सांस की दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती में दर्द होगा, फेफड़े में के संक्रमण की वजह से गले में आवाज होगी, खांसी होगी, बलगम खांसेंगे, बलगम निकलेगा नहीं, ऐसे कुछ लक्षण होंगे तो उसमें फिर उनको डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है, उसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी डॉक्टर उपलब्ध हों, जहाँ भी क्वालिफाइड डॉक्टर उपलब्ध हों, जो इस बीमारी की को हल्का भी ठीक समझते हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। और फेफड़े के संक्रमण को, छाती के संक्रमण को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये प्राथमिक स्तर पर हो गया तो मृत्यु की दर जो है बहुत घट सकती है। आप कह सकते हैं कि 100 में 90, 95 लोगों को बचाया जा सकता है अगर प्राथमिक तौर पर छाती के संक्रमण को कंट्रोल कर लिया जाए। तो मुझे लगता है बुनियादी तौर पर जो रोग जो जान ले रहा है वह जो है वो छाती का संक्रमण ही है। डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो आप इलाज बता रहे थे, तौलिया गर्म होने पर, शरीर बुखार होने पर लगा लें भिगा के पेट के निचले हिस्से में, सिर पर, बाहों पर, ये जिन लोगों को निमोनिया है क्या वो लोग भी लगा सकते हैं? क्योंकि इस रोग में निमोनिया का लक्षण, देखिए निमोनिया के मामले में अगर बुखार बहुत ज्यादा है, बुखार 102, 103 है, तो मैंने तो सिर्फ तापक्रम को कम करने की बात की। निमोनिया के मामले को घर पे डील नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें फेफड़े में बहुत ही तीव्र संक्रमण होता है, और वो संक्रमण बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसमें तत्काल दवाई की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है क्योंकि फेफड़ा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच नहीं पाती। तो ये तो एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें हमें मरीज को एडमिट करना पड़ेगा और उनको उपचार देना पड़ेगा। निमोनिया का छाती के गीला करने या सर पे गीला टॉवल रखने से कोई सीधा संबंध नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक अंदरूनी संक्रमण है, और आपको दर्शकों को ये जानना चाहिए कि वो एक निमोकोकल नाम के बैक्टीरिया का संक्रमण है जो फेफड़े को कमजोर कर देता है, एल्वियोलीज को ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगता है और पैचेज, आपको एक्सरे में पैचेज दिखते हैं। तो ये तो एक विशेष परिस्थिति है, इसमें तो हॉस्पिटल के अलावे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मरीजों से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सामान्य स्थिति में वो अस्पताल के बेड को ऑक्युपाई करने की बजाय घर पे रहें। होम आइसोलेशन की जो दी गई है वो इसलिए
ताकि गंभीर रोगियों के लिए हम अस्पताल को सुरक्षित रखें, बेड खाली रखें। और सरकारों को भी चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में बिस्तरे उपलब्ध कराएं। अगर अस्पताल नहीं है तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, बैंक्वेट्स हैं, स्टेडियम्स हैं, जितने भी इस तरह के सुरक्षित जगह है जहां पर बड़े पैमाने पे बेड लगाए जा सकते हैं, वहां पर बेड लगाकर उनको मरीजों के लिए इंतजाम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर ए के अरुण। वह जन स्वास्थ्य चिकित्सक हैं और साथ साथ सामाजिक तमाम ऐसे पहलुओं को जानते हैं जो सरकार और स्वास्थ्य से जुड़ी रहती है। उन्होंने कुछ चिंताएं भी जाहिर की और सरकार की अक्षमताओं के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी की बात की और साथ ही आप सबको राय भी दिया कि कोरोना के इस संकट काल में अस्पताल के बजाय घर को प्रेफर तब तक करें जब तक कि फेफड़े का कोई रोग न हो, और अगर फेफड़े का रोग है तो अस्पतालों की तरफ जाना होगा क्योंकि वह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। बातचीत के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। उम्मीद है कि दर्शकों को आपकी बातचीत से बेहतर जानकारी मिलेगी और साथ साथ सरकार की जो गैर जिम्मेदारी है इसका भी आभास होगा। धन्यवाद।